विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं व्याकरण विभाग। किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से समझने, बोलने व लिखने के लिए उस भाषा के व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके कितने भेद हैं और वो कौन कौन से हैं, ये सारे चीज़ों को हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा अर्थात अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। मैं दोहरा देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भाव मतलब फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं, उस फीलिंग के नाम को बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। इसमें 5 भेद है। कौन कौन से इसमें 5 भेद हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा और आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद है। जैसे हमने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और इसके अंतर्गत 5 भेद है, 5 टाइप्स है इसका। ये यहाँ पर मैंने दिया है 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पर्वत, किसी नदी, हर चीज़ के जो नाम होता है, शहर के नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी नदी का नाम, शहर का नाम, पर्वत का नाम, जो भी नाम हो, वो सारे जो नाम हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गीता एक लड़की का नाम है, मोहन एक लड़के का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, कावेरी एक नदी का नाम है, मैसूर एक शहर का नाम है। ये सारे जो नाम है ना, वो व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी शहर के नाम को सूचित करने वाले शब्द, किसी भी वस्तु, नदी हो, पर्वत हो, मनुष्य हो, किसी भी चीज़ के नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, गीता, मोहन, हिमालय, जैसे ये सारे जो नाम है ना, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति का बोध हो, मतलब जाति के बारे में पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी शब्द के द्वारा किसी जाति का बोध हो, जाति मतलब एक पूरी जाति जो जैसे होती है लड़का, लड़की और विद्यार्थी, जो स्कूल में पढ़ते हैं सारे विद्यार्थी है, नदी, पर्वत, ये सारे जो चीज़ें हैं ये जातिवाचक में आते हैं। पर्वत बहुत सारे हैं, वो एक जाति है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। नदी बहुत है, वो जातिवाचक संज्ञा के। पेड़ कोई भी हो सकता है, पेड़ वो एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लड़का जातिवाचक है, लड़की जातिवाचक है। ये सारे जो जाति के नाम को जो बोध करता है, जाति के नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब भावना, फीलिंग्स, जिसे हम देख नहीं सकते, बस हम
महसूस करते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आप कोई मीठा चीज़ खाएं तो आप मीठा देख नहीं सकते, आप उसे फील करते हो, महसूस करते हो, मिठास। अगर आम खाते हो तो आपको लगेगा खट्टा है, वो क्या है, एक फीलिंग है, मिठास, खट्टा। और किसी व्यक्ति के गुण, जैसे वो लंबा है, वो मोटा है, वो मेरा बचपन, ये सारे चीज़ जो है हम उसे महसूस करते हैं। ये सारे चीज़ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता या गुण का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता या गुण का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हुए चौथा भेद कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब किसी समूह का नाम। जिस प्रकार से एक समूह होता है उसका एक नाम होता है, वो अकेला नहीं, एक समूह है। जैसे सेना, सेना मतलब आर्मी, आर्मी का मतलब बहुत सारे सैनिक वहाँ पर एकत्रित है, इकट्ठे हैं, उसे हम सेना कहते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, गुच्छा मतलब फूलों का गुच्छा, बुकेट, उसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं, उसमें गुलाब हो सकते हैं, लिली हो सकता है, कुछ भी, हर तरह के फूल का एक गुच्छा बना हुआ है, उस गुच्छे को ये हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी समूह के नाम को सूचित करने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अंतिम भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिस चीज को हम नाप तौल कर लेते हैं, जिस चीज को हम नाप तौल कर, जैसे कि दूध, 1 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, जैसे उन चीजों को हम नाप तौल कर मेजरमेंट करके लेते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी और दूध, पानी, तेल, इन सारे चीज़ों का जो नाम को सूचित करने वाला शब्द, इन सारे चीज़ जो है ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जिन चीज़ों को नाप तौल कर लिया जाता है, नाप तौल वाले चीज़ों के नाम का बोध होता है, नाप तौल वाले चीज़ों का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये है संज्ञा का बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने विवरण दिया है। मैं वापस उसे बताती हूँ, वापस उसका व्याख्या करूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, भाव के नाम को सूचित करने वाला शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कितने भेद हैं? संज्ञा में 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति, किसी शहर, किसी वस्तु के नाम को सूचित करने वाला शब्द, जैसे गौरी, मोहन, कावेरी, हिमालय, ऐसे किसी भी चीज़ के नाम को बताने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब जिस शब्द से एक जाति के नाम का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, ये सारे चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जिस शब्द से भावनाओं का, जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष या विशेषता का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, बचपन, मोटापा, लंबाई, ये सारे चीज भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और समूहवाचक संज्ञा, किसी एक समूह के नाम को सूचित करने वाला शब्द, किसी एक समूह, जैसे कि सेना, फूलों का गुच्छा, हाथियों का झुंड, गिरोह, ये सारे चीज़ें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है जिस चीज़ को हम नाप तौल कर लेते हैं, जिस शब्द से नाप तौल वाले चीज़ों का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस संज्ञा और इसके भेद के बारे में बता दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। धन्यवाद।